और फिजिशियन का आजकल क्या तकलीफ़ होती है, तो इसका रीज़न्स है कि एंडोक्राइनोलॉजी उनको समझ में नहीं आती। तो फर्स्ट है कि सब्जेक्ट न्यू होने की वजह से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और हार्मोन और उसकी ग्लैंड्स और फंक्शन के बारे में, फिर कौन सा डक्ट कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, और फिर जो एनिमल एक्सपेरिमेंट किया है उसको ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन पे ट्रीट करने में इन्वेस्टिगेशन करने में तकलीफ़ होती है, या फिर हार्मोनल प्रिपरेशन के लिए जो डोज है उसके बारे में तकलीफ़ होती है कि कौन सा डोज चाहिए। सो गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनने के लिए और उसे समझने के लिए उसका पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है हमारे में, उसकी वाइटल लाइफ के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, और कौन सा डक्ट कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। दिस पैराग्राफ ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के वॉज एक्वायर्ड है। लेजन इंक्यूबेशन वॉज मतलब कि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसकी जो कंडीशन है वो एक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें पेशेंट की कंडीशन को समझना होगा, उसके एनवायरनमेंट की तरफ से और उसके रिलेशन के तरफ से, और उसका डिसीज फ्री माइंड का क्या इफ़ेक्ट है वो जानेंगे, ना कि एग्रीगेशन करेंगे ग्लैंड पे। मतलब बीमारी को समझने के लिए पहले उसके माइंड सिम्टम लेना ज़रूरी है। जो ग्लैंड पे इफ़ेक्ट होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, मतलब कि माइंड पे इफ़ेक्ट होने के बाद ग्लैंड पे इफ़ेक्ट होता है। जब हनीमान के लॉजिक ऑफ फिलोसॉफी पे सर्वे किया गया तो उसमें वाइड रेंज ऑफ सिंड्रोम विच डॉक्टर वर्नर सजेस्ट कि कोज मोस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सिंड्रोम होते हैं ग्लैंडुलर डिसफंक्शन। वाइड रेंज ऑफ सिंड्रोम आते ग्लैंडुलर डिसफंक्शन की वजह से, जैसे और उसके डिसफंक्शन किस वजह से आते हैं, तो ग्लैंडुलर प्रिपरेशन में कोई भी डिफॉर्मिटी होती है तब आती है, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ कंडीशन, जैसे कि एक्ने हीमोफीलिया की वजह से, एनीमिया तो डिफॉर्म एंड डिस्टॉर्टेड स्केलेटल फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन और डेवलपिंग इन एडल्ट कंडीशन। मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन होती है ग्लैंडुलर डिसफंक्शन की वजह। तो ग्लैंडुलर डिसफंक्शन में कब होम्योपैथी का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, जबकि हमें पूरी टोटालिटी चाहिए। तो इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजी का जो बेसिक नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। वहाँ फिर के इस चैप्टर में यही बताया है कि एंडोक्राइनोलॉजी को होम्योपैथी से कैसे ट्रीट कर जाए, मतलब होम्योपैथी का उसमें क्या रोल है। मेन कि एंडोक्राइनोलॉजी में कब डिफ़िकल्टी आती है, तो जब ग्लैंड में डिफ़िकल्टी आती है। तो ग्लैंड में डिफ़िकल्टी की एक वजह है कि नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, मतलब कि माइंड सिस्टम जो हमारी होम्योपैथी में मेन होता है। द लिटल डाउट दैट मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ ओवर एंड अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि डाउट है कि मेजॉरिटी ऑफ केस ओवर एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन, जैसे कि एडिपोसिस, ओबेसिटी हो गया, इनहिबिशन ऑफ द प्रीकॉशियस डेवलपमेंट, मतलब समय के बाद जब एज होती है उसमें जो कैरेक्टर्स सेक्स कैरेक्टर्स है और जो डेवलपमेंट होना है वो डिले होता है, या प्रीकॉशियस मतलब समय से पहले और एज से पहले हो जाता है। वो सब कहीं ना कहीं जो डिसफंक्शन है वो बेस करता है पैराथायरॉयड पे। और अगर हनीमान की लैंग्वेज में समझना चाहिए तो उन्होंने बताया कि हो सकता है माइज़म की वजह से। अगर आप ओबेसिटी ले लीजिए तो माइज़म और एक रेस हर्ब्रू रेस में ये कॉमन है, और अगर इसकी डाइट पे अगर हम देखने जाए तो ना कि वो ऐसी डाइट करता है, ना इसकी ऐसा कोई एविडेंस है कि इसकी ओबेसिटी है, पर उसकी अगर हिस्ट्री लेंगे तो उसके रेस में ऐसा कॉमन होता है। तो इसकी वजह से माइज़म डेवलप होता है, माइज़म की वजह से ही हो सकता है, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री लेना ज़रूरी है जो हमारे होम्योपैथी में कॉमन है। और ऐसी फैमिली हिस्ट्री पे से सो मैनी केसेस ट्रीट हुए हैं, जैसे कि वेनरल इन्फेक्शन के, जिसके सोरा अगर डिसफंक्शन हो जाए सोरा में तो वेनरल इन्फेक्शन कॉमन है।
और अगर होम्योपैथी ने हनीमान ने जो थेराप्यूटिक्स दिए हैं उसके लिए जो वर्कर्स है, जैसे कि मॉडर्न स्कूल ऑफ साइंस, इसमें जो पैथोलॉजी हुई उसके लिए जो थेराप्यूटिक्स की बुक दी है उसमें बेस्ट मटीरिया मेडिकल को माना गया है रिसर्च वर्कर में। मटीरिया मेडिका एंड फिलोसॉफी की बुक्स जो हेल्प करता है पेशेंट टूवर्ड्स द क्योर, इसके सिम्टम को मटीरिया के ड्रग्स के सिम्टम्स के मैच करके क्योर कर सकते हैं, सिमिलियर सिमिलिबिस क्योरेंज। होम्योपैथी वास्ट सब्जेक्ट होने की वजह से हमें उस पेशेंट के माइंड सिम्टम और कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम को माइंड में लेके रेपर्टरीज में उसे फाउंड करना है और फिर पेशेंट के सिम्टम, मेंटल सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम और फिजिकल सिम्टम को रेमेडी के सिम्टम के साथ सिमिलर करके परफेक्ट मैच मेडिसिन देनी है हमें। और सक्सेसफुल है होम्योपैथ का उसमें ट्रीटमेंट। अगर आप उसकी जो सेल है वो लिविंग सेल मतलब डेड ही नहीं होने चाहिए, मतलब वास्ट उसका मेजोरिटी में डैमेज नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऑर्गन और टिश्यू तब तक डेड नहीं होता कि जब तक उसको ट्रॉमा ना हो या वास्ट मेजोरिटी में इंजरी ना हो, तो उसके सिम्टम हम लेके सिमिलम देके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बिलीव होना चाहिए होम्योपैथ को और परफेक्ट सिमिलर देना चाहिए। और इस पर्पस के लिए हमें वाइड रेंज में रूब्रिक्स दिए हैं बॉर्निंग हुसैन और इन कैंट में, बट इसको समझने के लिए और उस पर कमांड लेने के लिए हमें ऐसे केस पे काम करना चाहिए और ऐसे रूब्रिक को हमें बार बार सूट के उस पर अगर केस लेके ऐसे निगलेक्ट नहीं करना है। ऐसे केस को हमें समझना है, उसके रूब्रिक्स ढूंढना है और उस रूब्रिक्स के बेस पे हमें मेडिसिन देनी। ऐसे नहीं कि फ्लू सिंड्रोम ले ले और सिम्टम ले ले और ऑमिट कर दे वो सिम्टम्स को जो ज़्यादा वैल्यूबल है। ईच एंड एवरी सिम्टम इज़ वैल्यूबल व्हेन इट इज़ इंडिविजुअल अनकॉमन। सो वो हमें रेपर्टरी के पे कमांड लाने का सिखाते हैं और रेपर्टरी का मोर हमें जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मोर सिमिलर। इसके लिए हमें रेपर्टरी को पढ़ना ज़रूरी है और सर्च करना है न्यू सिम्टम्स जो उसके बेस पे लगती हो, जो उसके सिमिलर लगते। मोस्ट कॉमनली जो ग्लैंडुलर इम्बैलेंस में होता है वो हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और उसकी एक्सेप्टेड थेरापी है इंसुलिन। बट ऑब्जर्व करने पे आया है तो इंसुलिन लेने की वजह से आइधर ये ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है या पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। और जिसने इंसुलिन लेते हैं वो स्टार्टिंग में उसका डिक्रीज़ हो जाता है शुगर, बट जब जैसे जैसे टाइम होता है लॉन्ग टर्म वैसे वैसे जो शुगर आउटपुट है वो मोर होता जाता है। इस पेशेंट को बोला गया कि इंसुलिन के विदाउट वो फ्यू डेज रहे तो उसका जो शुगर है वो डाउन आया और अगर डिक्रीज लेवल में इंसुलिन उसने डोज लिया तो उसका शुगर मच लेस हुआ उसका लेवल। और सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन पेशेंट के जो है वो ऑब्जर्वेशन में होम्योपैथिक वुड वर्क करता है। और अगर एक बार डायबिटीज़ में इंसुलिन की थेरापी अगर स्टार्ट कर दी है तो वो नेसेसरी है, फिर वो नॉर्मल बैलेंस में आना वो बहुत कम है। और वैसे भी डायबिटीज़ वो लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही इंसुलिन की थेरापी की वजह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जाए, जिससे कि और अगर उससे ना ट्रीट हो तो फिर बाद में हम इंसुलिन स्टार्ट कर सकें। जैसे कि उसकी सिम्टम है कि शुगर इन यूरिन, तो उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन है हमारी मटीरिया मेडिका में और काफ़ी डिफेक्टिंग और इमोशनल कवर करता है, क्योंकि मेन क्लोजली रिलेटेड जो डायबिटीज़ वो इमोशनल स्टेट की वजह से हो। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो इमोशनल शॉक मस्ट बी प्रेजेंट होगा और वो जो हम हिस्ट्री है वो हमें सिमिलिमम चूज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है। और अगर सिमिलिमम के बजाय आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दे दें तो काफ़ी हद तक वो हेल्प करता है टू ट्रीट और क्योर। और अगर उसको ट्रीट ना हो तो उसके जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम मस्ट बी इंक्रीज होते हैं और मस्ट बी क्योर होते हैं और उससे फील बेटर होता है।
और वो वरी करना छोड़ देता है अपने शुगर आउटपुट के बारे में। और अभी जो रिसेंट रिसर्च हुआ है कि पैंक्रियास इन पेप्टिक अल्सर मोस्ट इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको अगर सर्जिकल करने से पहले अगर होम्योपैथी रेमेडी से ट्रीट होता है और प्रॉपर डाइट देने से, तो हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं। जैसे कि हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी सिमिलर मेडिसिन है, जैसे कि लाइकोपोडियम, कालीज और फॉस्फोरस। और ये फ्रिक्वेंटली प्रूव भी हुआ है कि अर्लियर स्टेज में पैंक्रियाटिक अल्सर ट्रीट हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन से। और फ्रिक्वेंटली देखना पड़ता है कि एंडोक्राइन इम्बैलेंस और डिस्टर्बेंस इन मेनोपॉज, उसके भी पेशेंट हमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स देते हैं और इसकी भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और सिमिलर मेडिसिन मिलती है, लाइक लैकेसिस, वो जो क्लाइमेट्रिक एज में ज़्यादातर यूज़ होती है। और जैसे कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडम ओकेजनली मिलती कोई पेशेंट में होता है, पर वेरी सीरियस होता है। तो इस कंडीशन में भी अगर सर्जरी और उनको साइड में रख के कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको होम्योपैथिक जैसे कि आर्सेनिक, ब्रायोनिया, कोका कोल्शिकम, कालीकार्ब, नेट्रोम्यूम, वेरेट्रोमाल और सो मैनी मेडिसिन। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो सब रिलेटेड होगा डिजीज़ जो एंडोक्राइन की वजह से होता है, उसमें सिमिलर हम कैसे दे सकते हैं और उसमें हमारी होम्योपैथी मेडिसिन का क्या रोल है। और अनदर फ्रिक्वेंट डिसीज इज एनलार्जमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड। अब ये जो एनलार्जमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड होता है वो सडनली नहीं हो जाता कि जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाए। उसका मोस्ट फाउंड जो रीज़न है वो कॉन्कमिनेंट करता है टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेगस नर्व ऑन द हार्ट। फिर दूसरी अनदर कंडीशन है साइनोसिस अटैक, वो आने से पहले या विदाउट वार्निंग के आ जाता है। इस सब में हम चाइल्ड को पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे सकते हैं। अस्थमेटिक टेंडेंसी हो, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, तो उसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है और काफ़ी हद तक वो रिलीफ देता है। और जनरल प्रैक्टिस में हम फ्रिक्वेंटली ऐसे चाइल्ड को मिलते हैं जो माइंड से बैकवर्ड होता है या फुल लाइक अ चाइल्ड। तो ऐसे चिल्ड्रन को हम हमारी होम्योपैथी के गुड वर्क से उन्हें रिज़ल्ट अच्छा दे सकते हैं। उसके लिए बेरियम सॉल्ट्स इतना सफिशिएंट नहीं है, बट द काली ग्रुप एंड सिलिशिया, सल्फर एंड इवन द काली एंड मोस्ट कॉमनली सरप्राइजली सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। मतलब किसी भी कंडीशन में होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये होम्योपैथी हमें सिखाता है कि होम्योपैथी कैसे ट्रीट कर सकता है। बड़ी बड़ी सर्जरी से भी अच्छे है, जैसे कि सिलिशिया वो सर्जिकल नाइफ गिनाता है। और जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें मिल जाती तो हम सरप्राइज रह जाते कि ये अंडर डेवलप, डल, स्टूपिड और अनएबल टू लर्न चिल्ड्रन कैसे नॉर्मली वर्क करता है और नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आर्सेनिक नाइट्रिकम है, बुफो है और सो मैनी रेमेडीज़। और काफ़ी लार्ज एक्सटेंट में रेमेडीज़ है जो ग्लैंड पे अफेक्ट करता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे कि सल्फर, सिलिशिया, फॉस्फोरस, काली एंड नेट्रम ग्रुप है, कार्बन्स है, नाइट्रिक एसिड्स है और मेजर इसमें नोसर्स का रोल। और ये काफ़ी सारी रेमेडीज़ बहुत वैल्यूबल रिजल्ट देती है इन सारी कंडीशंस में। और इन सब में हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, जैसे सल्फ़र जो सब कवर करता है। जैसे कि सल्फ़र इंडिकेट है इन डायबिटीज़ और बैकवर्ड चाइल्ड होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा। और सो मैनी रीजंस की वजह से और सो मैनी डिसीज़ में सल्फ़र यूज़ होता है। मतलब कि पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। जैसे कि सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा डल चिल्ड्रन एंड रेज फिलोसोफर होता है। और फिर प्रोस्टेट एनलार्ज में भी उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ठीक करने में, फ्रॉम द लॉस ऑफ फ्लूइड एंड फ्रॉम इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फोरस। Phosphorus are also resemble sulfur. Phosphorus also polycrest remedy and is useful for the prostatic enlargement. और phosphorus and phosphoric acid both are concerning in glycosuria as well as the other glandular difficulties. जैसे कि इग्नेशिया को ले लो तो इग्नेशिया में वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग है। मतलब उसे
फील होता है एवरी टाइम ही फील्स लाइक अ वॉमिटिंग। तो इन प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग और वॉकिंग के टाइम वॉमिटिंग इस इमोशनल स्टेट पे हम दे सकते हैं। जैसे ही आप एक होम्योपैथ के नज़रिए और एक होम्योपैथ फिजिशियन होने की वजह से आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करके सो मैनी केस ट्रीट करके आप गेन कर सकते हो अपना नॉलेज। और होम्योपैथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एंडोक्राइनोलॉजी, वो हमें हनीमान समझाना चाहते हैं, डॉक्टर हनीमान, जो हमारे लिए बहुत बड़ा उनका दान है। सो मैं फिर से शॉर्ट में रिवीजन कर देती हूँ कि इसमें समझाया क्या गया है। तो एंडोक्राइन में हम कैसे होम्योपैथी हेल्प्स कर सकते हैं, जैसे कि माइन्यूट सिक्रेशन भी जो गेन करती है उसका भी बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है हेल्थ में। अगर बॉडी माइंड स्पिरिट और यूनिट में कोई भी एक का इम्बैलेंस होता है तो पूरे वर्ल्ड का इम्बैलेंस होता है। सो इसने समझा कि वाइटल फोर्स इज़ इम्पोर्टेंट।